अ वेरी वार्म वेलकम टू वन एंड ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी क्लैट का 2015 का पास्ट ईयर पेपर। हम स्टैटिक जीके का पोर्शन कवर करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द ई कोर्ट प्रोजेक्ट। सो ये जो ई कोर्ट प्रोजेक्ट है ये कौन से ईयर में लॉन्च किया गया है, ठीक है। सो मैं आपको बता दूं कि इसमें ये जो वर्ड्स हैं ई एंड कोर्ट, इसी से आपको इसका मीनिंग समझ आ जाएगा। ई से यहाँ पे मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब द यूज ऑफ आईसीटी। व्हाट इज आईसीटी? आईसीटी है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो जब आप इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट इज आईसीटी, सिंपलर टर्म्स में कहें तो डिजिटल होना या फिर कंप्यूटर का यूज करना इन व्हाट, इन द जुडिशरी या फिर कोर्ट्स, ठीक है। तो ये है ई कोर्ट प्रोजेक्ट और ये लॉन्च किया गया है इन द ईयर 2007, ठीक है। ये जो ई कोर्ट प्रोजेक्ट है ये 2 फेजेस में लॉन्च किया गया है। सो इसका जो फेज 1 है वो 2007 में और इसका जो फेज 2 है वो 2014 में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ प्रिजन ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। सो किन्हें हम फादर ऑफ प्रिजन ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं? सो यहाँ पे V.R. कृष्ण अय्यर, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 को हम फादर ऑफ प्रिजन ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। V.R. कृष्ण अय्यर जो है ये इंडिया में PIL का कंसेप्ट भी लेकर आए हैं। व्हाट इज PIL? PIL इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। सो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज PIL और इसको इंट्रोड्यूस करवाने का क्रेडिट V.R. कृष्ण अय्यर को दिया जाता है। देयर इज वन मोर जस्टिस एसोसिएटेड विद PIL एंड हिज नेम इज जस्टिस P.N. भगवती, ठीक है। सो आप ये नाम भी याद रख सकते हैं। प्लस V.R. कृष्ण अय्यर को हम फादर ऑफ प्रिजन ज्यूरिस्प्रूडेंस क्यों कहते हैं? बिकॉज उन्होंने प्रिजनर्स की ट्रीटमेंट और उनके वेलफेयर के लिए बहुत सारा काम किया है। सो एक यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है रिलेटेड टू प्रिजन ट्रीटमेंट और उन्होंने ये अप्लाई किया था इंडिया में, ठीक है। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ प्रिजन ज्यूरिस्प्रूडेंस भी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड बेल इज। सो ये जो बेल वर्ड है इसका मतलब होता है टेम्पररी रिलीज करना। सो इसका मतलब सिर्फ रिलीज करना नहीं होता, बिकॉज सिर्फ अगर हम रिलीज कर देते हैं तो उसका मतलब होता है कंप्लीटली पार्डन कर देना, ठीक है। सो बेल का मतलब होता है टेम्पररी किसी को रिलीज कर देना जब वो गिल्टी प्रूफ नहीं हुआ है, ठीक है। सो बेल मीन्स टेम्पररी रिलीज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स। सो कौन सा हाई कोर्ट ऐसा है जिसने सबसे पहले ग्रीन बेंच सेटअप की? अब यहाँ पे ये जो ग्रीन बेंच है इसका मतलब है कि कोई ऐसी बेंच जो स्पेसिफिकली सिर्फ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के साथ में डील करती है, ठीक है। सो वो कौन सा हाई कोर्ट था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कैलकाटा हाई कोर्ट। सो कैलकाटा हाई कोर्ट ने 16 अप्रैल 1996 में पहली बार एक ग्रीन बेंच सेटअप किया, ठीक है। और इसका क्रेडिट हम देते हैं जस्टिस कुलदीप सिंह को और दूसरा नाम है जस्टिस सागर अहमद, ठीक है। सो इन दोनों ने एडवाइस किया किसे? कैलकाटा हाई कोर्ट को टू एस्टैब्लिश ग्रीन बेंच, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑथर ऑफ द बुक जस्टिस ऑफ द कॉमन मैन। सो इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन। जस्टिस फॉर द कॉमन मैन इज रिटन बाय MC स्टेलवॉर्ड, ठीक है। सो यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, MC स्टेलवॉर्ड यहाँ पर होगा हमारा करेक्ट आंसर। Next question is who among the following is author of the book Legally Speaking.
सो लीगली स्पीकिंग जो है ये किताब है अगेन जस्टिस VR कृष्ण अय्यर की, जिन्होंने इंडिया में PIL का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है इन 1980s, ठीक है। प्लस इन्हें हम और किस नाम से जानते हैं, इन्हें हम फादर ऑफ प्रिजन ज्यूरिस्प्रूडेंस के नाम से भी जानते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सो आपको पता होगा कि ये जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है ये एक कमेटी के थ्रू एस्टैब्लिश की गई थी और उस कमेटी का नाम है संथनम कमेटी, ठीक है। ये कमेटी 1964 में अपॉइंट की गई थी टू कॉम्बैट करप्शन और उसके बाद में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इंडिया में बनाया गया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला, ठीक है, वो कौन से ईयर या डेट से इफेक्ट में आया है। सो यहाँ पे जो करेक्ट डेट है वो है 25 ऑफ अगस्त 1998, ठीक है। सो ये जो CVC है इसको एक मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया 1998 से। सो एक होते हैं आपके CVC और दो होते हैं आपके विजिलेंस कमिश्नर्स। सो 1 चीफ विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, और 2 विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं। सो यहाँ पर आप ये पिक्चर देख सकते हैं। सो ये पिक्चर है शरद कुमार की, ठीक है। सो ये हमारे करंटली CVC है या फिर चीफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है और ये अभी टेम्पररी पीरियड के लिए गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैड सेट अप एन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो आपको पता होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का जो कंसेप्ट है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट 1976 से ऐड किया गया। ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं इनके बारे में आर्टिकल 323A में लिखा है और अगर हम पार्ट देखते हैं तो पार्ट 14A जो है वो बात करता है अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। सो क्वेश्चन इज इनमें से कौन से स्टेट्स ने सबसे पहले एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सेटअप किया। तो मैं आपको बता दूं कि वो एक स्टेट नहीं था, बहुत सारे स्टेट्स थे। सो 1 नवंबर 1985 को आपके कैलकाटा, दिल्ली, ठीक है, देन मुंबई और इलाहाबाद, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सबसे पहले सेटअप किए। तो अगर आप ऑप्शंस देखते हैं तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिकॉज कैलकाटा जो है वो है आपका वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन बैरिस्टर इन इंडिया। सो यहाँ पर आप एक पिक्चर देख सकते हैं तो इनके नाम के नीचे ही लिखा है, ठीक है, फर्स्ट वुमेन बैरिस्टर इन इंडिया और इनका नाम है कॉर्नेलिया सौरभ जी, ठीक है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कॉर्नेलिया सौरभ जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड कोलिजियम वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। अब ये कोलिजियम किससे रिलेटेड है। आपको पता होगा कि जो आर्टिकल 124 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो CJI होते हैं और जो बाकी के जजेस होते हैं, ठीक है। सो एक आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं एंड करंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज शरद अरविंद बोबडे, ठीक है, एंड बहुत सारे आपके दूसरे जजेस होते हैं। सो करंटली द स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस इज 34। तो एक CJI और बाकी के 33 और जजेस होते हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि जब ये जजेस या CJI अपॉइंट होते हैं तो उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। जब बाकी के जजेस को अपॉइंट करना होता है तो हाँ प्रेसिडेंट को CJI से कंसल्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब आया ये कोलिजियम का सिस्टम और ये कोलिजियम का सिस्टम आया है एक केस से जिसका नाम है द 3 जजेस केस, ठीक है। और ये जो 3 जजेस केस है इसमें इन्वॉल्व थे आपके जस्टिस भगवती,
ठीक है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा जस्टिस भगवती, बिकॉज जस्टिस भगवती वो पहले जस्टिस है जिन्होंने कोलिजियम वर्ड यूज किया। और कौन से केस में यूज किया है? वो था 3 जजेस केस, जिससे कि एक कोलिजियम सिस्टम जो है वो प्रपोज किया गया। ठीक है। सो करंटली ये कोलिजियम सिस्टम जो है ये फॉलो होता है, जिसमें ये लिखा है कि अगर कभी भी जजेस को अपॉइंट करना है तो प्रेसिडेंट को एटलीस्ट 4 सीनियर मोस्ट जो जजेस हैं उनसे कंसल्ट करके ही अपॉइंट करना होता है। तो इसे आप कहते हैं कोलिजियम। कोलिजियम इज नथिंग बट अ ग्रुप, प्लस इसी कोलिजियम सिस्टम से रिलेटेड है आपका एनजैक। व्हाट इज एनजैक? एनजैक है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो ये जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है ये आपके 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2015 में आया था उससे प्रपोज किया गया था कि एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बना दो जो आपके जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को क्या करेगी? अपॉइंट करेगी। लेकिन ये जो एनजैक है इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। किसने? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। सो करंटली ये जो अमेंडमेंट है ये आउट हो चुका है, ठीक है, बिकॉज इस पर जुडिशियल रिव्यू प्रैक्टिस करके सुप्रीम कोर्ट ने इसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। सो ये जितना भी बताया है ये सब कोलिजियम से रिलेटेड है और सब कुछ इंपॉर्टेंट है। द आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 124, the 3 judges case is important, and the NJAC, that is National Judicial Appointment Commission, is important. Next question देखते हैं, who is author of the book Theory of Justice? So Theory of Justice जो है ये किताब है जॉन रॉल्स की। So जॉन रॉल्स जो है इन्होंने जितनी भी किताबें लिखी हैं वो सब जस्टिस से रिलेटेड ही लिखी है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा जॉन रॉल्स। चार्ल्स टी मॉन्टेस्क्यू जो है ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन्होंने एक सेपरेशन ऑफ पावर्स का कंसेप्ट दिया है, ठीक है। और इनकी एक किताब भी है जो काफी इंपॉर्टेंट बुक है और इनकी बुक का नाम है स्पिरिट ऑफ लॉस जो कि 1748 में इन्होंने लिखी है। सो आप यहाँ पर पिक्चर भी देख सकते हैं। ये जो पिक्चर है ये है जॉन रॉल्स की, ठीक है। और जॉन रॉल्स जो है ही इज रिलेटेड टू जस्टिस। एंड ग्रैनविल ऑस्टिन जो है इन्होंने भी एक किताब लिखी है जिसका नाम है इंडियन कॉर्नर स्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो ग्रैनविल ऑस्टिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर एक किताब लिखी है इसलिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट जज? तो इनमें से कौन पहले ऐसे जज हैं जो कि शेड्यूल्ड कास्ट को बिलोंग करते हैं और उन्हें सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया गया था। सो इनका नाम है के.जी. बालाकृष्णन। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा के.जी. बालाकृष्णन। और के.जी. बालाकृष्णन इवन पहले हैं जो कि शेड्यूल्ड कास्ट से थे जिनको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया गया। और सेकेंड रीजन व्हाई ही इज इम्पोर्टेंट इज ये केरला हाई कोर्ट से पहले ऐसे इंसान हैं, केरला से पहले ऐसे इंसान हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑसिफिकेशन टेस्ट इज डन टू डिटरमिन। तो ये जो ऑसिफिकेशन टेस्ट है ये होता है टू डिटरमिन द एज। सो आपने देखा होगा कि कई ऐसे प्रूफ्स होते हैं, ठीक है, कई ऐसी जगहें होती है जहां पर आपसे प्रूफ्स मांगते हैं। तो एक कई बार आपका एज प्रूफ भी मांगते हैं और वो कैसे पता चलता है? आपकी 10th या 12th की मार्कशीट, ठीक है, या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट। सो कई बार लोगों के पास दोनों ही नहीं होता, तब ये ऑसिफिकेशन टेस्ट होता है, ठीक है। इट्स समथिंग रिलेटेड टू बोन्स और उससे एज डिटरमिन की जाती है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पेनल्टी फॉर अ पर्सन हु इज इलीगली प्रैक्टिसिंग इन कोर्ट्स बिफोर अदर अथॉरिटीज इज फॉर द टर्म ऑफ?
सो यहाँ पर आपसे टर्म पूछा है। सो अगर कोई पर्सन इलीगली प्रैक्टिस कर रहा है कोर्ट्स में, ठीक है, तो उसकी पेनल्टी क्या होगी? सो इसकी जो पेनल्टी है वो होती है 6 मंथ्स की, ठीक है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 6 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया एक्ट was passed by which of the following governments? So यहाँ पर आपसे पूछा है कि ये जो नेशनल लॉ स्कूल है इंडिया का, ये एक्ट 1986 में पास किया था। सो द गवर्नमेंट वाज गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। रीजन बीइंग, ये जो नेशनल लॉ स्कूल है ये पहली बार एस्टैब्लिश किया था बेंगलोर में, ठीक है। सो करेंटली हम इसे बेंगलुरु भी कहते हैं, और बेंगलुरु जो है ये कैपिटल है आपके कर्नाटका स्टेट का, ठीक है। सो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने 1986 में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया एक्ट जो है पास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज इंट्रोड्यूस्ड बाय। सो आप पहले ये समझे कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स या फिर ई सिग्नेचर्स जो हैं ये यूज किए जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ऑथेंटिकेशन। सो अगर आपको ऑथेंटिकेट करना है उस पर्सन के साइन को तो उसे हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स भी कहते हैं। सो यूनाइटेड नेशंस जो है उसका एक इंटरनेशनल लॉ है विद रिस्पेक्ट टू ई सिग्नेचर्स, ठीक है। और इसी को इन्फोर्स करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि वो एक अमेंडमेंट लाएंगे आईटी एक्ट में, और ये अमेंडमेंट था द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2008। तो इससे पहले 2002 में ये आईटी एक्ट बना था, ठीक है, लेकिन ई सिग्नेचर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस हुए थे 2008 के अमेंडमेंट एक्ट से। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। So next question is the concept of public interest litigation originated in. So यहाँ पर आपसे कंट्री पूछी है किसकी, जहां पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ। सो करेक्ट आंसर इज यूएसए। सो यूएसए में पीआईएल का कंसेप्ट सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ। अगर आपसे पूछते हैं कि इंडिया में कब आया तो यहाँ पे आंसर होगा 1980s। और कौन लेकर आया तो आंसर होगा वी.आर. कृष्ण अय्यर, ठीक है। अब यूएसए में दो कंसेप्ट्स, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। एक है आपका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल, जिसके थ्रू बहुत सारे एनजीओज लोग जो है पीआईएल फाइल करते हैं, अपने अपने लिटिगेशन कंप्लेंट्स फाइल करते हैं इन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, या फिर हाई कोर्ट। यूएसए में एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आया है जिसे हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। और ये जो जुडिशियल रिव्यू है इसको लेकर कौन आया यूएसए में? सो यहाँ पर आप ये पिक्चर देख सकते हैं, ये पिक्चर है जस्टिस जॉन मार्शल की। अब जॉन मार्शल कौन थे? जॉन मार्शल जो है ये चीफ जस्टिस रह चुके हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, ठीक है। सो ये 1803 में एक इंपॉर्टेंट केस हुआ था यूएसए में जिसे हम कहते हैं मैडिसन वर्सेस मैरबरी केस, ठीक है। और इस केस के थ्रू ये जो कंसेप्ट है जुडिशियल रिव्यू का ये यूएसए में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। और इंडिया में ऑफ कोर्स जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया प्रैक्टिस कौन करता है? आपके सुप्रीम कोर्ट भी करता है और हाई कोर्ट भी करता है, ठीक है, दोनों कोर्ट्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा हाई कोर्ट है जिसकी परमानेंट बेंच है एट पानाजी, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि जो पानाजी है वो आपके गोवा का कैपिटल है, ठीक है। सो जो मुंबई हाई कोर्ट है या फिर आप कह सकते हैं जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसकी परमानेंट बेंच है पानाजी या फिर गोवा में। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड मैजिस्ट्रेट। सो ये जो वर्ड है मैजिस्ट्रेट ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में लिखा है? सो आपको आर्टिकल बताना है।
सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज आर्टिकल 22। सो आर्टिकल 22 जो है इसमें आपके कुछ राइट्स लिखे हैं, ठीक है, जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है। तो स्पेसिफिकली इसमें किसके बारे में बात की गई है? प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में। और प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, ठीक है, वो देखते हैं। सो दो तरह के डिटेंशन होते हैं, एक होता है आपका प्यूनिटिव डिटेंशन और एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब है अगर आपने कोई क्राइम किया है उसके बाद आपका ट्रायल हो रहा है, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन थोड़ा रिवर्स कंसेप्ट है, ठीक है। आपका पहले ट्रायल हो रहा है, ठीक है, आपने अभी तक क्राइम नहीं किया है, ठीक है, बट डाउटफुल है कि आप वो कर सकते हो। सो जब गवर्नमेंट को ऐसा डाउट होता है, ठीक है, कि एक पर्सन या फिर एक ग्रुप ऑफ पर्सन ये क्राइम कर सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनका ट्रायल ले सकते हैं या फिर उनको अरेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे लॉ को इंडिया में क्या कहते हैं? प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। और ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का लॉ है ये काफी यूनिक है टू इंडिया, बिकॉज बहुत सारी कंट्रीज में आपको ये लॉ नहीं मिलेगा। और ये लिखा है आपके आर्टिकल 22 में। आर्टिकल 226 में क्या है? आर्टिकल 226 बात करता है हाई कोर्ट के रिट जुरिस्डिक्शन के लिए, ठीक है। सो आपको पता होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपना रिट जो इश्यू करने का पावर है वो आर्टिकल 32 से एक्सरसाइज करता है, और जो हाई कोर्ट है वो अपना रिट्स इश्यू करने का पावर आर्टिकल 226 के थ्रू इश्यू करता है, ठीक है। प्लस जो आर्टिकल 21 है इट्स रिलेटेड टू राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सो आर्टिकल 21 जो है इस कैटेगरी में फर्दर 34 और राइट्स जो है वो इंक्लूड किए गए हैं राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में। एंड आर्टिकल 21A जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये राइट टू एजुकेशन के साथ डील करता है। देन आर्टिकल 126 is related to the Supreme Court of India. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब हम इंडिपेंडेंट हुए 15th ऑफ अगस्त 1947 को, तब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो कौन से ईयर में एग्जिस्टेंस में आया है? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 1950। सो 28 ऑफ जनवरी 1950 को आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनाया गया, ठीक है। इससे पहले ये जो प्रोविजन है ये हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किया है। सो ये भी हमें याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें जो जजेस हैं उनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। अगर इनको हटाना है तो आप कैसे हटा सकते हो? एक इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है। कहाँ होता है? पार्लियामेंट में होता है, ठीक है। एक स्पेसिफिक कमिटी बिठाई जाती है जो कि पूरा इम्पीचमेंट का प्रोसेस कंडक्ट करती है, और अगर वो दोनों हाउसेस में, लोकसभा में और राज्यसभा में रेजोल्यूशन पास हो जाता है इम्पीचमेंट का, तो वो जो भी जज है उन्हें रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है ये बनाया गया था 28 ऑफ जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच portion of the Indian Constitution reflects the minds and ideals of its framers. So यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, और जिसको हमारे फ्रेमर्स ने बनाया है, और हमारे फ्रेमर्स कौन थे? हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स, ठीक है। तो उनका जो पूरा माइंड है, उनके जो थॉट्स हैं और आइडियाज हैं, वो इन चारों ऑप्शंस में से किस में रिफ्लेक्ट होते हैं? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा प्रीएम्बल, बिकॉज आप देखेंगे प्रीएम्बल जो कि हमारे पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, इसमें आपका पूरा इंट्रोडक्शन लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ठीक है। इसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हो जाती हैं। सो प्रीएम्बल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
फंडामेंटल राइट्स जो है ये आपके पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। डीपीएसपी जो है ये आपके पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है और फंडामेंटल ड्यूटीज आपके पार्ट 4A में आती हैं। ठीक है, आर्टिकल्स भी देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स हैं 12 से 35। हमारी जो ड्यूटी है उसका आर्टिकल है 51A। हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। हमारे डीपीएसपीस के आर्टिकल्स हैं 36 से 51। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो जब आप प्रियम्बल देखेंगे तो इसमें कुछ वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है, जैसे कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं ये कौन से रेवोल्यूशन या थॉट्स ने इंस्पायर किया है? तो ये ऑफ कोर्स हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि 1689 में हुई थी, तो उसका स्लोगन ही था लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, और वहीं से हमने इंस्पायर होके ये 3 वर्ड्स जो हैं हमने अपने प्रियम्बल में भी इंक्लूड किए। प्रियम्बल से ही रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। ठीक है, उसके थ्रू हमने प्रियम्बल में 3 नए वर्ड्स ऐड किए। पहला वर्ड था सोशलिस्ट, दूसरा वर्ड था सेक्युलर और तीसरा वर्ड था इंटेग्रिटी। ठीक है, तो ये तीनों वर्ड्स जो हैं हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो हैं दे आर अवेलेबल अगेंस्ट। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे एक आर्टिकल है, आर्टिकल 12, जहां से फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट होते हैं। तो आर्टिकल 12 जो है वो डिफाइन करता है कि स्टेट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो होगा स्टेट, बिकॉज अगर आप देखेंगे स्टेट में तीनों ऑर्गन्स आ जाते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो स्टेट जो है वो एक वाइडर नोशन है, वाइडर फिनोमिना है। ठीक है, वाइडर कंसेप्ट है। सो जो फंडामेंटल राइट्स है दे आर अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। आर्टिकल 14 से 18 जो है दे डील विद राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, देन आर्टिकल 19 से 22 आपके राइट टू फ्रीडम के साथ डील करता है। आर्टिकल 23 एंड 24 जो है ये आपके हैं राइट अगेंस्ट व्हाट, एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, देन आपके 2 और राइट्स बचते हैं। आर्टिकल 25 से 28 जो कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन के साथ डील करता है, और 29 और 30 जो है ये माइनॉरिटीज के राइट्स के साथ डील करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगेन फंडामेंटल राइट्स पर बेस्ड है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है ये कौन से आर्टिकल्स में है? सो फ्रीडम ऑफ रिलीजन अभी हमने डिस्कस किया, आर्टिकल 25 से 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन के साथ डील करते हैं। इनमें भी अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो 25 में लिखा है द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन। ठीक है, आर्टिकल 26 में लिखा है कि कोई भी रिलीजन जो है उसको टैक्स पे करने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। तो बहुत सारे ऐसी रिलीजियस एक्टिविटीज होती हैं जो कि टैक्स एग्जेम्प्ट किया जाता है। देन आर्टिकल 27 एंड आर्टिकल 28। ठीक है, सो आर्टिकल 27 जो है उसमें लिखा है कि जो स्टेट है वो इंटरफियर नहीं करेगा रिलीजियस एक्टिविटीज में, और 28 लिखा है कि जितने भी रिलीजन बेस्ड आपके स्कूल्स हैं या फिर कॉलेजेस, ठीक है, उनमें रिलीजियस अगर इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं तो वो उनकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई भी स्टेट ओन्ड स्कूल है या फिर कॉलेज है तो उसमें आप फोर्स नहीं कर सकते कि आप उसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करो। फॉर एग्जाम्पल
अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, तो वहां पे आप उनको बोल सकते हो कि नहीं, आपको प्रे करना जरूरी है या करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कोई स्टेट या गवर्नमेंट स्कूल है तो वहां पे आप उनको प्रे करने को फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये डिफरेंस है जो आपके आर्टिकल 28 में लिखा है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। सो ये जो वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, ये लिखा है आपके आर्टिकल 79 में, ठीक है। आर्टिकल 78 जो है ये लिखा है कि जो प्रेसिडेंट है और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है, उनके बीच में एक तरह का लिंक होंगे आपके प्राइम मिनिस्टर। सो जो भी डिसीजन आपका काउंसिल लेगा वो ऑफ कोर्स आपके प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट को कन्वे करेंगे। सो ऐसा लिखा है आपके आर्टिकल 78 में। आर्टिकल 89 जो है ये अगेन पार्लियामेंट में जो ऑफिसर्स होंगे, ऑफिसर्स से मेरा मतलब है चेयरमैन या फिर डेप्यूटी चेयरमैन जो है, उससे रिलेटेड प्रोविजंस लिखे हैं आर्टिकल 89 में। एंड आर्टिकल 80 में जो है आपके राज्यसभा या फिर जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैं उसका कॉम्पोजिशन लिखा है आर्टिकल 80 में। तो आपको पता होगा कि राज्यसभा में ज्यादा से ज्यादा 250 मेंबर्स हो सकते हैं, जिसमें से 12 मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। और इनको नॉमिनेट कौन करता है? इनको नॉमिनेट करते हैं आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के वो वोट कब करते हैं, ठीक है, या फिर उनकी वोट को क्या बोला जाता है? सो उनकी वोट को नाम दिया गया है कास्टिंग वोट। तो आपको पता होगा कि लोकसभा के जो चेयरपर्सन है उनको हम कहते हैं स्पीकर, ठीक है। और करंटली हु इज द स्पीकर? स्पीकर का नाम है ओम बिरला। अब ये जो स्पीकर है ये वोट करते हैं ओनली इन द केस ऑफ टाई। इसके अलावा स्पीकर वोट नहीं करते, इसीलिए इनके वोट को हम क्या कहते हैं? कास्टिंग वोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज। सो ये अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में ही डिस्कस कर लिया। राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है 250, और वैसे राज्यसभा की स्ट्रेंथ जो है नॉर्मली 245 ही रखी जाती है। अगर राज्यसभा की स्ट्रेंथ 250 है तो यहाँ से 238 मेंबर्स जो हैं वो आते हैं आपके स्टेट से, और जो बचे हुए 12 मेंबर्स हैं वो आपके प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं फ्रॉम वेरियस फील्ड्स, जैसे कि साइंस, आर्ट्स, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्टेट्स में भी अगर आप देखेंगे तो कुछ स्टेट्स हैं जो कि बाइकेमरल हैं, और ऐसे इंडिया में 7 स्टेट्स थे जो बाइकेमरल है। अभी ये स्ट्रेंथ रिड्यूस हो गई है 6। क्यों? बिकॉज जो जम्मू कश्मीर था वो भी बाइकेमरल था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर इट्स नॉट अ स्टेट। सो हम कहेंगे कि ऐसे 6 स्टेट्स हैं जो कि बाइकेमरल इन नेचर है। बाइकेमरल से मेरा मतलब होता है जब 2 हाउसेज होते हैं, एक होता है आपका लोअर हाउस और दूसरा होता है आपका अपर हाउस। तो जो अपर हाउस होता है उसे हम कहते हैं विधान परिषद, ठीक है। सो अपर हाउस को हम क्या कहते हैं? विधान परिषद कहते हैं। और जो लोअर हाउस होता है उसको हम कहते हैं विधानसभा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से शेड्यूल में बात की गई है अबाउट द पंचायत्स, ठीक है। सो पंचायत से रिलेटेड जो शेड्यूल है दैट इज शेड्यूल नंबर 11। अगर आपसे पूछते हैं कि कब ऐड किया गया है प्रोविजन, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से ये प्रोविजन ऐड किया गया। 12th शेड्यूल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज ये रिलेटेड है आपके 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से, जिससे कि आपके म्युनिसिपैलिटीज पर जो चैप्टर है वो ऐड किया गया। 10th शेड्यूल इज रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ। ये आपके जिस अमेंडमेंट से ऐड किया गया है वो था आपका 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1985, ठीक है। 9th शेड्यूल जो है वो आपका 1951, ठीक है, इसके थ्रू ऐड किया गया था।
जो कि आपका बिल्कुल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था तब। तो 9th शेड्यूल इज रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स एंड जमींदारी लेजिस्लेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो यूपीएससी है, दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि आपको पता होगा कि एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है, ठीक है। तो ये सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी क्या करती है, ये गवर्नमेंट को आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर्स जो हैं, एक एग्जाम के थ्रू ये ऑफिसर्स अपॉइंट करके देती है, ठीक है। सो ये ऑफिसर्स चूज करके देती है, लेकिन उनको अपॉइंट कौन करता है, उनको अपॉइंट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो यूपीएससी इज द सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी। तो आप देखेंगे कि जो यूपीएससी है ये अपनी एनुअल रिपोर्ट्स निकालती है, ठीक है। और एनुअल रिपोर्ट्स किसको सबमिट करती है, प्रेसिडेंट को, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट जो है वो इन रिपोर्ट को भेजते हैं पार्लियामेंट में। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इवन आपको ये भी बता दूं कि जब भी यूपीएससी के चेयरमैन को अपॉइंट करना होता है तो वो भी आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो आपका जो 8th शेड्यूल है, ठीक है, सो 8th शेड्यूल में आपके लैंग्वेजेस के बारे में लिखा है, और कौन सी लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। सो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडिया में कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, तो आंसर होगा 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल इंडिया सर्विसेज जो है ये कौन से आर्टिकल के साथ डील करता है। सो आपका जो आर्टिकल है 312, ठीक है, उसमें लिखा है अबाउट ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज इंडिया में 3 है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज एंड इंडियन पुलिस सर्विसेज, ठीक है। तो ये 3 है आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज। इसके अलावा जो होती हैं उन्हें हम कहते हैं सेंट्रल सर्विसेज। प्लस जो राज्यसभा है इंडिया में, उसको अंडर आर्टिकल 312 ये पार है कि वो ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट भी कर सकता है और ऑल इंडिया सर्विसेज को बैन भी कर सकता है, ठीक है। तो ये राज्यसभा की एक स्पेशल पावर है। राज्यसभा की एक और स्पेशल पावर है, ठीक है, तो वो है अंडर आर्टिकल 249। तो अंडर आर्टिकल 249 में ऐसा है कि जो राज्यसभा है वो पार्लियामेंट को पावर दे सकता है टू मेक लॉज ऑन द स्टेट लिस्ट। तो आपको पता होगा कि जो स्टेट लिस्ट है उस पर सिर्फ स्टेट्स लॉ बना सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट जो है वो भी स्टेट जो लिस्ट है उसके सब्जेक्ट्स पर लॉज बना सकती है अगर राज्यसभा चाहे तो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द 0R। सो जो 0R होता है लोकसभा में, ठीक है, सो आपको पता होगा कि जो पार्लियामेंट है इंडिया का, ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले पार्लियामेंट में जो आर होता है उसे हम कहते हैं क्वेश्चन आर। जस्ट उसके बाद एक और डिस्कशन होता है जिसे हम कहते हैं 0R, और 0R रफली होता है 30 मिनट्स का, ठीक है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हाफ एन आवर या फिर 30 मिनट्स। प्लस आपको ये जानना भी जरूरी है कि 0R में क्या डिस्कशन होता है। 0R में डिस्कशन होता है उन मैटर्स पे जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस के हैं, ठीक है। इसके अलावा जो 0R है वो एक इंडियन इनोवेशन है। इंडियन इनोवेशन से मेरा मतलब है कि जैसे हमारी जितनी पार्लियामेंट का जो भी प्रोसीडिंग्स हैं वो हमने बोरो किया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। सो ये जो 0R का कंसेप्ट है ये एक इंडियन इनोवेशन है, ठीक है। सो ये सिंस 1947 हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। जो 0R है ये हम 1960 से फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग कॉइन्ड
द वर्ड ग्राम स्वराज। तो आपको पता होगा जो ग्राम है वहां से यहाँ पर मतलब है विलेज, और स्वराज का मतलब क्या होता है? स्वराज का मतलब होता है सेल्फ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्राम स्वराज है, ये जो वर्ड है ये कॉइन किया है महात्मा गांधी ने। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 3, महात्मा गांधी। रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस स्कीम का नाम है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। ठीक है, सो ये जो स्कीम है ये 24 अप्रैल 2018 को लॉन्च की गई, और इसमें बात की गई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने की। ठीक है, जिसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके PRIs। देन ये जो स्कीम है ये सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए है। सो इसका ये स्कीम इम्प्लीमेंट भी हो चुकी है, और 2022 तक हमें जितने भी विलेजेस हैं इंडिया के उनको इंडिपेंडेंट, सेल्फ इंडिपेंडेंट करवाना है। ठीक है, सो ये अमाउंट है, और यहाँ पर जितने भी फर्दर सब स्कीम्स हैं ये उनके नाम है। ठीक है, सो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। ठीक है, एक टर्म है जो कि कॉइन किया है महात्मा गांधी ने। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। सो ये जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल है ये बात करता है कि इंडियन पार्लियामेंट में 33% या फिर जो 1/3 सीट्स हैं वो सिर्फ विमेन के लिए रिजर्व्ड होनी चाहिए। और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि इंडियन पार्लियामेंट में जो विमेन का नंबर है वो काफी ज्यादा कम है। तो ये बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ था 2008 में। ऐसे ही सिमिलर प्रोविजंस आपको 73rd और 74th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 1992 में, जिसके थ्रू इंडिया में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और म्यूनिसिपैलिटीज एस्टैब्लिश की गई, इनमें भी सिमिलर प्रोविजंस हैं ऑफ गिविंग 33% रिजर्वेशन टू विमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिवी पर्सेस कब अबॉलिश हुए? ठीक है, सो ये जो प्रिवी पर्सेस है ये 1971 के 26th अमेंडमेंट के थ्रू अबॉलिश हुए हैं। इसको अबॉलिश करवाया है इंदिरा गांधी ने, जो कि इंडिया की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर भी रही है, द आयरन लेडी। एंड ये प्रिवी पर्स जो है ये एक्चुअली में था क्या? तो प्रिवी पर्स में क्या था कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, ठीक है, 1947 में, तब आपको पता होगा कि इंडिया में अराउंड 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। ठीक है, तो ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं इनको इंडियन गवर्नमेंट ने ये प्रॉमिस किया कि वो एक पर्टिकुलर इनकम, ठीक है, पे करेंगे किसको? इन 565 प्रिंसली स्टेट्स को। तो इस कंसेप्ट को कहते हैं प्रिवी पर्स। ठीक है, और इस सिस्टम को इंदिरा गांधी ने 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू अबॉलिश कर दिया। सो ये एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट था। इसके अलावा जो 24th अमेंडमेंट है इसके थ्रू पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर्स दिए गए टू सप्रेस फंडामेंटल राइट्स। 25th अमेंडमेंट जो था ये राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल किया गया 25th अमेंडमेंट के थ्रू। 27th अमेंडमेंट जो है इसके थ्रू जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनका रीऑर्गेनाइजेशन करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेट ऑफ द बॉडी इज। तो आपसे पूछा है कि आपको पता होगा कि अर्थ जो है 0 डिग्रीज पर क्या होता है? इक्वेटर होता है, और जो 90 डिग्रीज आपका नॉर्थ है, 90 डिग्रीज साउथ है, ये आपका नॉर्थ पोल और ये आपका साउथ पोल है। सो जो वेट होता है बॉडी का वो सबसे मिनिमम होता है एट द इक्वेटर, तो इक्वेटर पे मिनिमम होता है, और जो पोल्स हैं वहां पे वेट ऑफ अ बॉडी इज मैक्सिमम। और इसका जो बेसिक रीजन है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, सो ये इसका बेसिक रीजन है। सो यहाँ पे मिनिमम एट द पोल्स नहीं होगा बिकॉज पोल्स पे मैक्सिमम होता है, और यहाँ पर मिनिमम एट द इक्वेटर आएगा।
ठीक है, और सेम तो होता ही नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन से कोर्ट के पास में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का प्रोविजन है। तो मैं आपको बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है अंडर आर्टिकल 129 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जो हाई कोर्ट ऑफ इंडिया है अंडर आर्टिकल 217 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन दोनों के पास एक पावर है जिसे हम कहते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में क्या है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, ये जितने भी अपने जजमेंट्स देते हैं, इन जजमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है फॉर फर्दर रेफरेंस। ठीक है, सो इसे कहते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बोथ 1 and 2 हैव द पावर ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अंडर आर्टिकल 129 एंड आर्टिकल 217। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट अपने खुद के डिसीजंस, ठीक है, से बाउंड है। तो आपको पता होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 141, तो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजंस लेता है, ठीक है, ये डिसीजंस फाइनल होंगे प्लस बाइंडिंग होंगे। तो ये डिसीजंस फाइनल है और बाइंडिंग है ऑन ऑल द लोअर कोर्ट्स। तो सुप्रीम कोर्ट के नीचे जितने भी कोर्ट्स आते हैं उन पे डिसीजंस फाइनल है और बाइंडिंग है, ठीक है। लेकिन अगर हम सुप्रीम कोर्ट को देखें तो उसके डिसीजंस खुद पर बाइंडिंग नहीं होते। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज नो, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट खुद के डिसीजंस को ही वापस रिव्यू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑटोमेटिकली सस्पेंड्स। तो क्या, पहले तो ये समझते हैं इमरजेंसी जो है ये कितने टाइप्स की है। तो आपको पता होगा कि 3 तरह की इमरजेंसीज हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अंडर आर्टिकल 352 है हमारी नेशनल इमरजेंसी, जो कि ऑल ओवर इंडिया या किसी स्पेसिफिक पार्ट में लगाई जा सकती है। दूसरी है आर्टिकल 356 में आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, जिसको हम प्रेसिडेंट्स रूल के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपकी स्पेसिफिक स्टेट में लगाई जाती है। तीसरी इमरजेंसी है आर्टिकल 360 के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। सो फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक इंडिया में एक बार भी नहीं लगाई गई है, जबकि ये दोनों इमरजेंसी इंपोज हो चुकी है। तो जब नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन में होती है तो आपका जो आर्टिकल 19 है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, और आर्टिकल 19 जो है वो आपके राइट टू फ्रीडम से रिलेटेड है, ठीक है। सो ये जो राइट टू फ्रीडम है ना, ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। तो सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होते, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी सस्पेंड नहीं होता, और नो फंडामेंटल राइट भी यहाँ पर आंसर नहीं होगा। सो जो राइट टू फ्रीडम है अंडर आर्टिकल 19 वो सस्पेंड हो जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये दो ऐसे राइट्स हैं जिन्हें हम बिल्कुल भी सस्पेंड नहीं कर सकते। तो कोई सी भी इमरजेंसी हो, ये दो राइट्स आपके कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन कॉजेस। तो आपको पता होगा कि जब प्रोटीन की कमी होती है बॉडी में तो आपको जो डिजीज होता है उसका नाम है क्वाशिका, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। देन जो ये ज़ेरोथैलेमिया है, ये एक ऐसा डिजीज है जब अगर ये हो जाए तो जो आपकी आईज हैं, ठीक है, वो टीयर्स प्रोड्यूस करना बंद कर देती हैं। सो ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस डिजीज है, ठीक है। जो ट्यूबरकुलोसिस है ये डायरेक्टली वैसे आपके लंग्स को अफेक्ट करता है, और ये किसी की कमी की वजह से नहीं बल्कि एक बैक्टीरियल डिजीज है, तो एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। और अगर आपके लंग्स को इम्पैक्ट करा तो आपके ब्रेन को भी इम्पैक्ट कर सकता है, ठीक है। गोइटर जो है आपको पता होगा कि इसमें स्वेलिंग आ जाती है,
ठीक है, अराउंड द नेक। और गोइटर जो है स्पेसिफिकली क्यों होता है? आयोडीन की कमी की वजह से। तो प्रोटीन की कमी की वजह से होता है क्वाशिका, गोइटर होता है आयोडीन की कमी की वजह से। एंड जो ज़ेरोफिथैल्मिया है ये आपके विटामिन ए की डेफिशिएंसी जब होती है तब ये डिजीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीएनए रेफर्स टू। तो ये जो डीएनए है आपसे इसका फुल फॉर्म पूछा है सिंपली, तो इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द ब्लड प्रेशर। तो जो ब्लड प्रेशर को इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है उसका नाम है स्फिग्मोनैनोमीटर, ठीक है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जबकि लैक्टोमीटर जो है ये आपके जितने भी मिल्क में जो एडल्ट्रेंट्स हैं वो लैक्टोमीटर के थ्रू मेजर किए जा सकते हैं। स्टेथोस्कोप क्या करता है? जो आपके बॉडी साउंड्स हैं, ठीक है, जो नॉर्मली डॉक्टर्स यूज करते हैं, स्टेथोस्कोप बॉडी साउंड्स को सुनने के लिए यूज होता है। जो एंडोस्कोप है ये साउंड को मेजर करने के लिए नहीं, बट इट इज टू सी इंटरनली, ठीक है। तो आपकी बॉडी में अगर कुछ देखना है, फॉर एग्जाम्पल अगर डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, अगर उसको एग्जामिन करना है तो एंडोस्कोप यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 मिनट में जो हार्ट है वो कितनी बार बीट करता है? सो इट्स एन इजी क्वेश्चन, 72 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज once the blood clots at a wound। so suppose अगर आपको एक wound हुआ है, ठीक है, एक घाव हुआ है, अगर blood clotting हो जाती है वहां पे, ठीक है, तो एक harmful bacteria जो है that can be prevented from entering by। तो क्या होता है कि एक harmful bacteria है, ठीक है, तो आप उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हो? आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो with the help of scab formation, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज स्कैब फॉर्मेशन। तो अगर स्कैब फॉर्मेशन हो जाती है तो वो बैक्टीरिया डेवलप नहीं होगा, इवन अगर आपका ब्लड एक जगह क्लॉट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेन्स जो है ये कैरी करती है ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट, टूवर्ड्स द हार्ट, टूवर्ड्स द ब्रेन, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा टूवर्ड्स द हार्ट। तो आपको समझना चाहिए कि जो आपका हार्ट है, ठीक है, वहां तक ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है उसको ले जाना और उसको वापस दूसरे बॉडी ऑर्गन्स में ट्रांसफर करने का काम करते हैं आपके वेन्स और आपकी आर्टरीज, ठीक है। तो जो वेन्स है वो ब्लड को हार्ट तक लेके जाते हैं टूवर्ड्स द हार्ट, ठीक है, जबकि जो आर्टरीज होती हैं वो दूर लेके जाती हैं, ठीक है। तो वेन्स जो है वो ब्लड कैरी करती है टूवर्ड्स द हार्ट, जबकि आर्टरीज ब्लड को लेके जाती है अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिसी कल्चर जो है ये किससे रिलेटेड है? सो जो पिसी कल्चर है ये रिलेटेड है फिश से। इसी तरह से जो सिल्क है इससे रिलेटेड है आपका सेरीकल्चर, फ्रूट से रिलेटेड है हॉर्टिकल्चर, ठीक है, और वाइन से रिलेटेड है विटीकल्चर। और यहाँ पे पिसी कल्चर किससे रिलेटेड है? फिश से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गैस विच कॉज द भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो आपको पता होगा कि भोपाल गैस डिजास्टर हुआ था, ठीक है, कब हुआ था? 2 दिसंबर 1984 में। तो ये जो भोपाल प्लेस है ये ऑफकोर्स मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पे एक गैस की वजह से एक ट्रेजेडी हुई थी और इस गैस का नाम है MIC। MIC इज मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। तो इस गैस की वजह से ये ट्रेजेडी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेम्पररी टैक्स दैट इज लेवीड टू ऑब्टेन रेवेन्यू।
तो ऐसे टैक्स को क्या कहा जाता है? तो आपको पता होगा कि जो सेल्स टैक्स या रेवेन्यू टैक्स है, ये कोई टेम्पररी टैक्स नहीं है, ठीक है, ये कोई टेम्पररी पीरियड के लिए नहीं लगाए गए, जबकि जो सेस है वो एक टेम्पररी टैक्स है। तो सेस यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर। तो आप पूछें कि सरचार्ज क्या होता है, तो सरचार्ज जो है ये एडिशनल टैक्स होता है। तो ऐसे समझ लीजिए, इट इज अ टैक्स ऑन अ टैक्स। सो किसी टैक्स पर एक एडिशनल टैक्स अगर लगाया जाता है तो उसे हम कहते हैं सरचार्ज, ठीक है। सेल्स टैक्स ऑफ कोर्स सेल्स पर लगाया जाता है, और रेवेन्यू टैक्स डेफिनेटली रेवेन्यू या फिर इनकम पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये एक रोमन नंबर्स यहाँ पर लिखे हैं LC, X और LX। तो यहाँ पर 100 जो है ये कौन सा रोमन न्यूमेरिकल इसका क्या होगा? तो जो 100 है उसको आप लिखते हैं एज C, ठीक है। तो 100 को आप लिखते हैं एज C, डिनोट करते हैं रोमन नंबर में। इसी तरह से 50 को आप लिखते हैं L, ठीक है। और ये जो अगर आपको 10 लिखना है तो वो रोमन न्यूमेरिकल में होगा X, ठीक है। तो यहाँ पे जो 100 का करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर को अपॉइंट करना है तो ये काम किसका होता है? तो आपको पता होगा, अगर जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर है तो उनको अपॉइंट करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो मेजरली जो अपॉइंटमेंट मेकिंग पावर्स है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही है। एंड रिसेंटली अब गवर्नर्स नहीं होते हैं जम्मू कश्मीर में, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं, ठीक है। एंड रिसेंटली GC मुर्मू जो है उनको बनाया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कब बनता है? ठीक है, तो इंडिया एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना है 26 जनवरी 1950 को। तो अगस्त 15, 1947 को हमें इंडिपेंडेंस मिल गई थी, ठीक है। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की डेथ हुई थी, इसीलिए हर साल 30 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? मार्टियर्स डे। देन 26 नवंबर 1950 नहीं बट 1949 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो हमने अडॉप्ट किया था, इसीलिए इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे। एंड अगर हम वर्ड्स की मीनिंग पर जाएं तो सॉवरेन का मतलब है जब कोई कंट्री अपने इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस ले सकती है बिना किसी इंटरफियरेंस के। डेमोक्रेसी ऑफ कोर्स ऑल ऑफ अस नो, ऐसी गवर्नमेंट जो कि लोगों की है, लोग बनाते हैं और वो लोगों के लिए काम करती है, ठीक है। सो ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो आपके हेड ऑफ द स्टेट हैं, जैसे कि इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट है। तो वो या तो इलेक्टेड होंगे, ठीक है, ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो ऐसी कंट्री को कहा जाता है रिपब्लिक, इसीलिए इंडिया एक रिपब्लिक भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि इंडिया का है, इंटरप्रिटेशन का टास्क किसका होता है? सो डेफिनेटली ये लॉ डिपार्टमेंट का नहीं होता। आपको पता ही होगा कि जो गवर्नमेंट होती है उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑर्गन इज लेजिस्लेचर, जिसका मेन काम होता है टू मेक लॉज। दूसरा ऑर्गन है एग्जीक्यूटिव, जिसका मेन काम होता है टू एग्जीक्यूट द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर। तीसरा ऑर्गन होता है जुडिशरी। जुडिशरी का काम होता है लॉज को इंटरप्रेट करना, डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना, लोगों को पनिश करना, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज जुडिशरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन है? तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर का नाम है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय को हम एक और नाम से जानते हैं और वो है महामना,
ठीक है। इन्होंने BHU का फाउंडेशन स्टोन रखा है 1916 में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। Why WC बैनर्जी इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये पहले प्रेसिडेंट थे, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टू नेशन थ्योरी वॉज गिवन बाय, तो टू नेशन थ्योरी जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना ने दी है, ठीक है। टू नेशन थ्योरी जो है वो बेसिकली ये थी कि जब भी इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलेगी, ब्रिटिश इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलेगी, तो दो कंट्रीज क्रिएट होनी चाहिए। एक होगा इंडिया ऑफ कोर्स और दूसरा होगा पाकिस्तान। तो जो पाकिस्तान है वो एक मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन होगा, ठीक है, और इंडिया ऑफ कोर्स एक हिंदू मेजॉरिटी नेशन होगा। तो ये थी टू नेशन थ्योरी जो कि दी थी मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के? तो इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले प्रेसिडेंट बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये इकलौते ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो कि 2 टर्म्स के लिए रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, और ये एक लौते ऐसे वाइस प्रेसिडेंट हैं जो अगेन 2 टर्म्स के लिए रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन राइट्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो हर साल 10 दिसंबर को हम ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट करते हैं। इसका रीजन है कि UDHR, ठीक है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, एक चार्टर साइन हुआ था, UN के मेंबर नेशंस ने साइन किया था, और ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुआ ह्यूमन राइट्स का, ये 10 दिसंबर 1948 को हुआ था। तो इसमें अराउंड 30 आर्टिकल्स हैं जिनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इन 30 आर्टिकल्स को, और ह्यूमन राइट्स के 3 जनरेशंस बनाई गई है, ठीक है। सो द फर्स्ट जनरेशन जो है इसे हम कहते हैं आपके सिविल पॉलिटिकल राइट्स। जो सेकेंड जनरेशन में आते हैं उन्हें हम कहते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, और थर्ड जनरेशन में आपके आते हैं अदर राइट्स, ठीक है, जैसे कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है और इसीलिए 10 दिसंबर को हर साल हम ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डज IPO इन द सिक्योरिटीज मार्केट मीन? तो ये जो IPO है इसका फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो इसका मतलब ही इसके नाम से समझ आ जाएगा कि अगर कभी भी कोई कंपनी अपने स्टॉक्स को ऑफर करती है टू द पब्लिक, ठीक है, तो उसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है, और ये सिक्योरिटीज मार्केट में काफी कॉमनली यूज टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट जो है ये कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुआ? तो इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट जो है ये एस्टैब्लिश हुआ है इन द ईयर 1956, ठीक है, और ये जो इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट है ये न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सी लॉ यूनिवर्सिटी है जिन्होंने रिसेंटली प्रोफेसर जगदीश भगवती के नाम से एक फेलोशिप स्टार्ट की है, ठीक है। तो ये लॉ यूनिवर्सिटी है कोलंबिया में, ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कोलंबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ लीगल एजुकेशन? ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डायरेक्टरेट ऑफ लीगल एजुकेशन क्या है। तो ये जो डायरेक्टरेट ऑफ लीगल एजुकेशन है ये एस्टैब्लिश किया है आपके बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, ठीक है, और ये ऑफ कोर्स डील करता है लीगल एजुकेशन इन इंडिया के साथ। तो इसके जो पहले डायरेक्टर हैं उनका नाम था VB कॉटनहो, ठीक है। तो जब हम फर्स्ट डायरेक्टर देख रहे हैं तो रीसेंट डायरेक्टर भी देख लेते हैं। तो अगर आपसे पूछते हैं कि जो बार काउंसिल है, ठीक है, इसके करंट चेयरमैन कौन है,
तो उसका आंसर होगा मनन कुमार मिश्रा। ठीक है, और फर्स्ट जो डायरेक्टर हैं वो थे वीबी कॉटन हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुर सेशन में जो कि 1920 में हुआ था, इसमें नॉन कोऑपरेशन के ऊपर एक रेजोल्यूशन पास हुआ। सो क्वेश्चन ने पूछा है किसने ये रेजोल्यूशन पास करवाया। तो हम थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। 1920 वो ईयर है जब दो इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स इंडिया में लॉन्च हुए। तो एक मूवमेंट का नाम था खिलाफत मूवमेंट और दूसरा मूवमेंट है आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, इससे भी रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट सेशंस हैं। एक है आपका कैलकटा सेशन जो कि अगेन 1920 में ही हुआ है, और दूसरा हुआ था आपका नागपुर का सेशन जो कि अगेन 1920 में ही हुआ है। तो जो कैलकटा का सेशन है उसमें रेजोल्यूशन मूव करा था महात्मा गांधी ने। ठीक है, और जो नागपुर का सेशन है उसमें रेजोल्यूशन मूव करा था चित्तरंजन दास ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज चित्तरंजन दास। ठीक है, तो जो कैलकटा सेशन है उसमें नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट है उसका रेजोल्यूशन एंडोर्स किया गया, लेकिन एक्चुअली में पास हुआ था नागपुर सेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल जो है ये एग्जैक्टली है क्या। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो है ये क्या है, ब्लैक होल है। तो यहां से जितने भी ऑब्जेक्ट्स पास होते हैं वो अल्टीमेटली, ये जो ब्लैक होल है इसका ग्रेविटेशनल पुली इतना इंटेंस है कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को क्या कर लेता है, सबस्यूम कर लेता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टार है जिसका ग्रेविटेशनल पुल जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई है। अब ये जो ब्लैक होल है, फर्स्ट थिंग हमने बता दी, इसका ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा होता है। 1916 में सबसे पहली बार अगर किसी ने ब्लैक होल का एविडेंस दिया, एग्जिस्टेंस बताया, तो उनका नाम था एल्बर्ट आइंस्टीन। और इनकी भी एक इम्पॉर्टेंट थियोरी है जिसे हम कहते हैं जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, और इस थ्योरी में इन्होंने बताया कि ब्लैक होल जो है ये एग्जिस्टेंस में है। देन 1967 वो ईयर है जब एक इंसान थे जिनका नाम है जॉन वेलर। तो जॉन वेलर ने सबसे पहले ये ब्लैक होल टर्म यूज किया था। ठीक है, और वेरी रिसेंटली 2019 में जो इवेंट होराइजन टेलीस्कोप है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने फर्स्ट इमेज दी है इस ब्लैक होल की। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेलीज कॉमेट जो है ये कितने सालों में एक बार दिखता है। तो आपको पता होगा कि जो हेलीज कॉमेट है, हम एक पिक्चर भी देख सकते हैं। तो एक तरह का शूटिंग स्टार है जिसकी आप नेकेड आई से भी देख सकते हो। ठीक है, और ये जो हेलीज कॉमेट है ये 75-76 ईयर्स में एक बार जरूर दिखता है। लास्ट जो ये हेलीज कॉमेट है ये कब देखा गया वो भी देख लेते हैं। सो लास्ट ये देखा गया है 1986 में, और अब ये देखा जाएगा 2061 में। तो नेक्स्ट जो हेलीज कॉमेट है वो 2061 में देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अर्थ इज। तो जो टोटल सरफेस एरिया है अर्थ का वो है 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइड्स इन द सी हैव स्टोर्ड इन देम। तो आपको पता है कि जो अर्थ है, ठीक है, ये जो आपका अर्थ है और एक होता है मून, ठीक है, और एक है आपका सन। ठीक है, तो इन तीनों की वजह से ही एक्चुअली जो सन और मून है इनकी वजह से जो अर्थ है उस पे दो तरह की टाइड्स फॉर्म होती है। एक है आपका हाई टाइड और एक है आपका लो टाइड। ठीक है, अब ये जो टाइड्स होती हैं ये बेसिकली फॉर्म क्या होती है, इनमें कौन सी एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो इसमें कॉम्बिनेशन होता है तीनों एनर्जीज का। हाइड्रोलिक एनर्जी भी होती है,
काइनेटिक भी होती है एंड ग्रेविटेशनल एनर्जी ऑफ कोर्स होती ही है, ठीक है। तो टाइड्स में तीनों टाइप की एनर्जीज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट, ठीक है, इन लार्जेस्ट अमाउंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बाय मास इन द अर्थ्स क्रस्ट। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इस डायग्राम में कि जो ऑक्सीजन है वो अर्थ में सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज्यादा जो एलिमेंट पाया जाता है दैट इज ऑक्सीजन। सिलिकॉन, कार्बन, कैल्शियम ये सब उसके बाद आते हैं। सिलिकॉन 25%, कैल्शियम 3.4%, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 दैट इज ऑक्सीजन। प्लस आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो अर्थ है उसमें जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसे हम कहते हैं क्रस्ट, फिर जो बीच की लेयर है उसे हम कहते हैं मैंटल जो कि मिड लेयर होती है, एंड जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है उसे हम कहते हैं कोर। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं आपके अर्थ के इंटीरियर के, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इफेक्ट ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। सो अगर कभी भी आप रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले ये समझे कि जब अर्थ अपनी एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, रोटेशन, मतलब एक ही जगह पर घूमना। लेकिन जब अर्थ, ये आपका सन है, ठीक है, इसके अराउंड अगर आपका अर्थ रिवॉल्व होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। अब जैसे जैसे अर्थ ऐसे रिवॉल्व करता है अराउंड द सन तो आपके सीजन्स चेंज होते हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, ठीक है। जो डे और नाइट का लेंथ है वो भी चेंज होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल समर्स में दिन लंबे होते हैं और विंटर्स में जो दिन है वो छोटे हो जाते हैं। तो जो लेंथ ऑफ डे और नाइट है वो भी सीजन्स के अकॉर्डिंग चेंज होता है। फिर जो आपकी डायरेक्शन होता है विंड का या ओशन करंट्स का वो भी बदल जाता है, ठीक है। तो जैसे ही आपका अर्थ यहाँ से यहाँ मूव होगा, यहाँ से ऐसे मूव होगा तो आपके जो विंड का डायरेक्शन है और जो ओशन करंट्स का मूवमेंट है वो भी बदल जाता है। लेकिन जो लैटिट्यूड्स हैं वो इमेजिनरी लाइंस है, ठीक है, वो कभी भी चेंज नहीं होती है बिकॉज दे आर इमेजिनरी लाइंस। तो जो लैटिट्यूड्स को डिटरमिन करने वाली बात है ये गलत है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है नॉट द इफेक्ट ऑफ रेवोल्यूशन, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया में लॉ डे जो है ये कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो इंडिया में हर साल लॉ डे सेलिब्रेट होता है 26 ऑफ नवंबर को। तो अभी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द फर्स्ट मैन टू गो इनटू द स्पेस। सो कौन सा वो पहला इंसान है जो कि स्पेस में गया। सो उस इंसान का नाम है यूरी गैगरिन, ठीक है। तो यूरी गैगरिन वो पहले मैन थे जो कि स्पेस में गए हैं। और कहाँ के थे अगर पूछ लेते हैं तो सोवियत रशिया जो है ये वहां के थे। अगर आपसे फर्स्ट विमेन पूछते हैं तो वो है वैलेंटीन तेरेश्कोव, ठीक है। और ये भी जो है ये थी सोवियत रशिया की, ठीक है। और इन दोनों के ही मिशन का जो नाम है वो वोस्टॉक मिशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच सिटी। तो आपसे सिटी पूछिए जहां पे पहली लॉ यूनिवर्सिटी जो है वो एस्टैब्लिश की गई। तो सिटी का नाम है बेंगलुरु, ठीक है। तो अगर आपसे स्टेट पूछ ले तो स्टेट का नाम होगा कर्नाटका। अगर आपसे सिटी पूछते हैं कौन सी सिटी में है तो सिटी है बेंगलुरु जो अगेन कर्नाटका का कैपिटल है। तो यहाँ पे पहली लॉ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट रेवेन्यू सोर्स क्या है इंडिया में। तो आपको पता है कि जो गवर्नमेंट है वो 2 तरह के टैक्सेस इंपोज करती है। एक है आपका डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। दोनों में फर्क क्या है? जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उनका जो बर्डन होता है, ठीक है, वो शिफ्ट नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स जिस पे लगाया गया है
उसी इंसान को पे करना है, तो वो एक डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं इनका जो बर्डन है वो शिफ्ट किया जा सकता है। तो यहां पर फॉर एग्जाम्पल एंटरटेनमेंट टैक्स, अब जो एंटरटेनमेंट टैक्स है वो क्या होता है, शिफ्ट किया जा सकता है, तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर पर शिफ्ट कर देते हैं, तो इसीलिए वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका सबसे लार्जेस्ट रेवेन्यू सोर्स है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो है वो एक तरह का डायरेक्ट टैक्स भी है और वही सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है इंडियन गवर्नमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया की पहली टॉकी फिल्म का नाम क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि जो पहली मूक फिल्म है या फिर पहली साइलेंट मूवी जो है उसका नाम है राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, और अगर आपसे पूछते हैं पहली टॉकी फिल्म कौन सी है, तो उसका नाम था आलम आरा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज आलम आरा। पहली जो साइलेंट फिल्म है ये आई है 1913 में, पहली जो टॉकी मूवी है ये आई है 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बुक विष्णु शर्मा ने लिखी है? ये काफी इजी क्वेश्चन है। विष्णु शर्मा ने लिखी है पंचतंत्र। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ट बीट जो है ये फीवर में कैसे हो जाती है? फास्टर, स्लोअर, अनइवन या फिर नन ऑफ द अबव? तो जो फीवर जब आता है तो हार्ट बीट का जो रेट है वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज फास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाफिंग गैस में क्या होता है? तो लाफिंग गैस में नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ठीक है, सो नाइट्रोजन, तो एयर जो है आपका एटमॉस्फेयर है उसमें प्रेजेंट होता है आपका नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं होगा, ना कि नाइट्रोजन पेरोक्साइड, तो करेक्ट आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, जो कि लाफिंग गैस में प्रेजेंट होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनासोर जो है ये एक तरह का क्या है? एक फिश है, तो ऑफ कोर्स फिश तो नहीं थी, ना कि कोई बर्ड थी, बिकॉज आपको पता होगा बहुत सारे डायनासोर जो है नहीं उड़ सकते थे। देन मैमल भी नहीं था। डायनासोर जो है वो एक रेप्टिलियन स्पीशीज या फिर रेप्टाइल की कैटेगरी में काउंट होता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज रेप्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज? तो सबसे पहले हम बाकी सारे देख लेते हैं। जो वॉट है ये पावर का यूनिट है। ठीक है, जो ओम है ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का यूनिट है। ठीक है, जो एम्पियर है ये आपके इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा एम्पियर। जबकि जो वोल्ट है ये अगेन आपके इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का यूनिट है, या फिर कह सकते हैं पावर का यूनिट है। ठीक है, सो वॉट एंड वोल्ट सेम के यूनिट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पावर के। एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट का है और ओम जो है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।